प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के पहले चरण की शुरुआत। इससे बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, पिछली सरकारों ने लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा। मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का आवास मुहैया कराया। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन करते हुए अपने ट्वीट में कहा, हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार्य पर जब हमला हुआ तो जन आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान यूनाइट टू फाइट कोरोना अब बन गया जन आंदोलन। विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर शख्सियत इसके समर्थन में आगे आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लोगों को जमीन के मालिकाना हक का कागज देकर स्वामित्व योजना के पहले चरण की शुरुआत की। इस योजना से देश के 6 राज्यों के 763 गांव के लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत अगले 4 साल में 6.2 लाख गांव को कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलता है। योजना के तहत देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी। इससे बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना के माध्यम से देश में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये योजना गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड लाभार्थियों को उनकी संपत्तियों पर कानूनी अधिकार देते हैं। आज इतना विराट काम एक ऐसे दिन हो रहा है, इस दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस का हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है और वो है आज देश के 2 महान सपूतों की जन्म जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख। इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को पड़ता, इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए
दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर मुहैया कराया है और आगे भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार साबित हो रही है। इससे लाभार्थी लोन व अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी घरौनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। उसी क्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जिले के गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में पहुंचकर स्वामित्व योजना के चयनित 9 गांव के लाभार्थियों को घरौनी का प्रमाण पत्र सौंपा और उनको बधाई दी। वहीं घरौनी लाभार्थियों ने बताया कि हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वामित्व योजना से घर का मालिकाना हक मिलेगा। घरौनी के माध्यम से तमाम कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था, न उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, न उनको बैंक लोन देने के लिए तैयार होता था, इस घरौनी के माध्यम से बैंकों से कर्ज लेके वो अपना स्वयं से रोजगार चला सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वित्त योजना के अंतर्गत हम आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे सारे विवाद जो हैं इससे खत्म हो चुके हैं। इससे लोन लेके हम कोई से रोजगार भी कर सकते हैं। नहीं, सपने में तो कभी नहीं हमने सोचा था कि ऐसा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे हमको ये सब घरौनी जो प्राप्त हुई है, इससे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। इस घरौनी से हमारी एकता से हमारे घर का मालिकान बन चुके हैं। इससे हम बहुत से लाभ ले सकते हैं। कोई लड़ाई दंगा इससे नहीं हो सकता और हमारे बच्चों को हमारे लिए इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा भविष्य में आने वाले। अभी तक इसमें कोई हमारे पास कागज लिखा पड़ी नहीं थी, तो इससे हमारा जब मतलब कोई बल नहीं था इससे ज़मीन पर, और अब हमको इसके कागज मिल जाने से हमारे बल हो गया, हमारे नाम हो गए, तो हम इसमें लाभ भी ले सकते हैं। बड़ी अच्छी योजना है हमारे लिए। ये बहुत दिनों से चल रहा था कि स्वामित्व, जिनकी जमीन है उनका स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए। कई बार होता क्या था कि उनकी जमीन होते हुए भी दखलंदाजी कर दी जाती थी। अभी वो जो पुरानी बस्तियां हैं, उन बस्तियों को चयनित करके उनका अधिकार दे करके जो ग्राम पंचायत की जमीन है उसको उससे अलग करके, और गांव में क्या क्या चीज उपलब्ध है और कौन चीज अभी सरकारी जमीन पर बनी है या किसका कुआं है, मंदिर है, कहीं भी है, ये सारा उसमें आ जाएगा। जैसे आप नेट खोलेंगे फला गांव में क्या क्या बना हुआ है तो वो पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ।
खेतों की तरह ही घर का लिखा पढ़ी में मालिकाना हक पाकर उत्साहित घरौनी के लाभार्थियों में भविष्य को लेकर तमाम डर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है, क्योंकि खेतों की खतौनी की तरह ही अब घर की घरौनी बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की इस स्वामित्व योजना के तहत बाराबंकी जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाराबंकी में घरौनी के 2 लाभार्थियों से मन की बात भी की। लाभार्थियों में तहसील नवाबगंज के ग्राम मोहम्मदपुर चौकी निवासी रामरती और ग्राम मुरादाबाद मजरे नरगिस मऊ निवासी दिव्यांग राम मिलन शामिल हैं। मिली है, पक्का कागज मिल गया, यही फायदा है। कागज नहीं था घर का मेरे, अब पक्का कागज हो गया है, इससे हम लोन ले सकते हैं। पहले दिक्कत नाली है और रास्ता ले दुआ ढूंढ कर रहे हैं, यहाँ से हमारा है, यहाँ से हमारा है, ये होता था, कुछ नहीं है। हमारा जहाँ से है वो पक्का कागज हो गया है। घरौनी मिलने से हम मजबूत हो गए हैं। हमारा घर अब कोई हमसे छीन नहीं सकता है और उस पर हमको बहुत सहायता प्रधानमंत्री मोदी से मिल गई है कि अब हमारा घर हमको सुरक्षित है, मजबूत है। आज का पहले लोग काफ़ी लोग भी कहे कि अरे घर आपका नहीं है, खाली करो, ये बहुत धमकी भी मिली, मगर आज का मजबूत हो चुके कि अब हमारे घर से कोई हमें निकाल नहीं सकता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपातकाल के दौरान अपने संघर्षों से नया जीवन देने वाली संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जब हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार पर हमला हुआ तो उन्होंने इसकी रक्षा के लिए एक मजबूत जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके लिए राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं था। आज भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि महान नानाजी देशमुख लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने जेपी के विचारों और आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। ग्रामीण विकास के लिए उनका कार्य हमें प्रेरित करता है। भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर जेपी नारायण को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले मां भारती के सच्चे सपूत लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आपातकाल के खिलाफ उनकी लड़ाई कोई नहीं भूल सकता। नानाजी देशमुख को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध राष्ट्र सेवक श्री नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। ग्रामीणों के विकास और समाज की निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और नगर विधायक अरुण कुमार ने बरेली में कृषि बिल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने इस बिल को किसानों के लिए आय दुगनी करने वाला बिल बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए काम कर रही है। इस बिल के जरिए किसानों की आय दोगुनी होगी और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाजार अब उसके खेत तक आएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ मंडी टैक्स 2% है, वहीं कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में मंडी टैक्स 8.5% है। कांग्रेस किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कृषि बिल के विरोध को लेकर कहा कि विपक्ष देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मैं कई स्थानों पर मेरा जाना हुआ है और कृषि बिल के संदर्भ में जहां कहीं भी गए केवल थोड़े से स्थानों को छोड़कर, और जो वे लोग जो इस बिल के बारे में जितना समझने का काम नहीं किया वो चाहे कुछ बोले, पर मुझे लगता नहीं कि इस बिल से कोई नुकसान हो रहा है। ये बिल वास्तव में एक आम किसान के लिए फायदे की दिशा का कदम है। जैसा कि एक बात सत्य है कि देश के अंदर 85% से अधिक किसान वे हैं जो छोटी जोत के हैं और जो इतना पैदा नहीं करते हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम जोत के, और वो इतना पैदा करते हैं कि जो खुद इस्तेमाल करते हैं या स्थानीय बाजारों पर बेचते हैं। बड़े किसान नहीं हैं। बड़े किसान को चिंता ज़्यादा होती है जो उसके हिसाब से काम करता है, पर छोटे किसान का जो भी वो पैदा करता है अगर बेचना आता है तुरंत हाथ के हाथ बिक जाए, स्थानीय मंडी में लिया जाए। तो आप ध्यान करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने मंडी टैक्स बिल्कुल एक बराबर कर दिया है, 0 कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने लखनऊ में वार्ता कर बताया कि कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,348 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,417 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार पिछले 24 दिनों से लगातार एक्टिव केसेस में कमी आ रही है। जो नए संक्रमण आ रहे हैं उनसे ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या घटकर 40,019 हो गई है। अब प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 89.37% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से 6,394 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,348 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,417 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। तो इस प्रकार पिछले 24 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनमें कमी आ रही है और जो नए संक्रमण आ रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या घट कर के 40,019 हो गई है। ये 17 सितंबर को 68,235 थी, 68,235 थी और ये आज 40,019 रह गई है। तो पिछले 24 दिनों में 28,000 से ज़्यादा केसेस कम हुए हैं, एक्टिव केसेस। अब तक प्रदेश में संक्रमण के पश्चात 3,90,566 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो अब प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 89.37% हो गया है। 89.37% रिकवरी रेट है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,394 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका असर गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत अपील की कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी का सिद्धांत अपनाएं और कोविड-19 से बचे रहें। इसी के साथ गोरखपुर के चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, पर्यावरण विशेषज्ञ एवं खिलाड़ियों द्वारा प्रधानमंत्री के कोरोना जागरूकता अभियान को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। मैं सबसे समस्त भारत से जितने इस वक्त डीडी पर मुझे देख रहे हैं, दूरदर्शन पर, कि आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी बा, हाथ धोते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, दूरी बना के रखिए। शादी ब्याह जहां भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो वहां पर न जाएं। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी बा और जैसे जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब ले ये अपन समझदारी करब बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सबसे निवेदन बाटे, हाथ जोड़ के निहोरा बा कि जब तक दवाई नहीं तबले कोनो ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोना है जरूरी और कोरोना से सावधानी रखें पूरी। और सावधानी बरतने के इस क्रम में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं जो बहुत सरल है और हम लोग सब अपने घरों पे कर सकते हैं कि जब कभी हम बाहर से कहीं लौट के घर पे आएँ तो भाप लें। मास्क अप इंडिया प्रधानमंत्री जी के इस जागरूकता अभियान के तहत हम चिकित्सक पूरी तरह से जागरूक हैं और अपने पूरे मरीजों को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर मरीज, हर व्यक्ति को ये समझाते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय पर हैंड को सैनिटाइज करते रहें। दूसरी चीज़ें, अन्य चीज़ों का भी ख्याल रखें। जहाँ बाहर निकलते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करके रखें। मास्क तो सबसे अनिवार्य है, मास्क तो हमेशा सबको पहनना है। और जब भी आप किसी से थोड़ी देर के लिए भी मिलते हैं या कहीं से आते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ और पैर को पूरी तरह से धोएं और हाथ को जरूर सैनिटाइज करें। पर्यावरण, वन्य तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण पर एक परियोजना स्वीकृत की है। इसका उद्देश्य न केवल जलवायु परिवर्तन प्रभाव को मिटाना, अनुकूल क्षमता को बढ़ावा देना है, बल्कि पराली जलाने से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरण प्रभावों से निपटना भी है।
जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सरकारें सजग हो चुकी हैं। वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ठंड के शुरू होने के समय प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसका एक मुख्य कारण पराली जलाना भी चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश दिया है कि किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाली हानि से अवगत कराया जाए और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को कृषि यंत्र योजना के तहत अनुदान पर जल्द ही फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र दिए जाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने और एनजीटी के माध्यम से भी और उनके निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने भी ये व्यवस्था की है कि धान की कटाई के पश्चात या जो हमारे गन्ने की फसल के कटाई के पश्चात जो अवशेष हैं उनको जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। तो मेरा अपील रहेगा सबसे कि कृपया करके पराली ना जलाएं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी का कहना है कि किसान भाइयों को सरकार इसके लिए वैकल्पिक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके प्रयोग से आजीविका विकल्पों को बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मशीनों के प्रभावी उपयोग के साथ फसल अवशेषों के समय पर प्रबंधन के लिए अनेक तकनीकी उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। किसान भाइयों बहनों को रबी की बुआई ठीक से हो जाए कटाई के बाद, उसके लिए हमने बहुत बड़ी तरीके से इन सीटू के संयंत्रों को सब्सिडी पे देने की योजना पिछले 2 वर्ष से चल रही है और इस साल भी चल रही है। और बड़ी संख्या में हम लोगों ने कृषि यंत्र जो कि पराली प्रबंधन कर देते हैं, उसका हम लोगों ने गांव-गांव में व्यवस्था की है। लखनऊ के किसान पराली न जलाने की नई तकनीकों के माध्यम से खेती कर रहे हैं और इन किसानों को फसल कटाई के बाद पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पराली यहाँ जलाते नहीं, इसको बटोर के किनारे लगाकर खाद बना देते हैं, नए नुकसान कोई नहीं होता है। लोग पराली नहीं जलाता हूँ, मैं लोग पीट के इसी में खाद बना देता हूँ खेत में, और सरकार की योजना बढ़िया है। हम सबसे कहते हैं कि पराली यहाँ न जलाया जाए, खेत को नुकसान होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है बहुत। ये सरकार को हमें बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूँ और ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। पराली जलाने की समस्या मूल रूप से किसानों के अर्थतंत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए पर्यावरणीय पक्ष के साथ इस समस्या के आर्थिक पहलू की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की लिखित परीक्षा प्रारंभिक आज 2 पालियों में झांसी के 43 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। जिलाधिकारी झांसी आंद्रा वामसी ने बताया कि सकुशल, निष्पक्ष एवं शुचिता पूर्वक परीक्षा कराए जाने के संबंध में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। व्यवस्थाएं काफी सही थी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी और 1 फुट छोड़ के बैठाया गया था। सर बढ़िया थी, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया और एग्जाम में बाकायदा सैनिटाइज से हाथ धुलाए गए और मतलब मास्क से पहन के एग्जाम दिया गया। यहाँ पे मैं आज परीक्षा देने आई थी UPPCS की, तो यहाँ पे कोरोना के तहत जो भी प्रबंधन थे वो बेहतर थे, सैनिटाइज़र वगैरह और है ना जो डिस्टेंस की सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी काफ़ी बेहतर था और बाकी सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद थी। जनपद कानपुर देहात के मैथा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मजदूर महिलाएं नंदना समूह के माध्यम से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। मदारपुर की महिलाएं अपने समूह में सूचना बोर्ड बना रही हैं। इससे होने वाली आय को खेती और पशुपालन में लगाकर अपने परिवार की आय बढ़ाने में लगी हैं। बीते सितंबर 2019 में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 55 ग्राम पंचायतों में 105 सूचना बोर्ड बनाने का वर्क ऑर्डर दिया था। यह पहला वर्क ऑर्डर था जिसमें महिलाओं को काफी आय हुई थी। इसको देखते हुए CDO ने महिलाओं को 1000 और सूचना बोर्ड बनाने के ऑर्डर देने के निर्देश दिए थे। 1 वर्ष में नंदना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने करीब 78,000 की बचत की, जिसमें महिलाएं उत्साहित हैं। साइन बोर्ड
बना वो के फायदा मिली हम लोगन का 10 जनी है ने और फायदा मिली। पहले चूल चौका घर करती रहन तो कोई खेती किस नहीं करते थे आदमी, और भाई लॉकडाउन लग गया, कोई पैसा घर रहे आने नहीं लगा, तो ये मजूर गए समूह में 10 जनी है ने, तो ये घर पैसा खैर 1000 खान रुपया 1000 खान रुपया कमा लेती इन सब जनी मिल के ना 10 जनी। जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो हमने समूह में ये बोट बनाना शुरू किया तो 1000 रुपये से 500 से 1000 रुपये मैं कमाने लगी। तो हमने सोचा सब लोग मिल के क्यों पैसा मिले, लेबर मिस्त्री को तो हम लोग खुद बना लेंगे। हम कमाने लगे तो अपना 500 से 1000 रुपये हम कमाने लगे, बोट बनाना शुरू किया। तो ये प्रधान की वजह से मेरा समूह चलने लगा। तो बहुत धन्यवाद है जो हमको ये काम मिला। 10 लोग हम लोग हैं समूह के और ये बना रहे हैं साइन बोर्ड। और सरकार की तो बहुत अच्छी है योजना जो हम लोग घर बैठे अपना कमा रहे हैं और इसका हम बहुत वो कर रहे हैं। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी से अपील है कि मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार साबुन से अपने हाथ जरूर धोते रहें। आप लोगों के लगातार प्रयासों से ही भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।